नमस्ते सभी को। कल मैंने एक वीडियो डाला था जीन पियाजे का एमसीक्यू। उसमें एक कमेंट आया था कि मैम नया क्वेश्चंस दीजिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कोई और चैनल में भी है। ठीक है, तो जब तक मैं उसको रिप्लाई देती वो कमेंट शायद डिलीट हो गया था या फिर पता नहीं क्या हुआ था, मुझे और नहीं मिला वो कमेंट। तो देखिए, जीन पियाजे क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। उनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में क्या है? स्कीमा है, संगठन है, अनुकूलन, समायोजन, समावेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं और 4 चरण हैं। तो जो भी महान से महान इंसान क्वेश्चन बनाएगा जीन पियाजे के बारे में, क्या बनाएगा? उन्हीं वर्ड से बनाएगा। स्कीमा क्या है, संगठन क्या है, समायोजन क्या है, आत्मसातकरण क्या है, या फिर चरणों को पूछेगा। कितने चरण थे? 4 चरण थे। कौन से, कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक, उन चरणों में क्या क्या विशेषताएं हैं? बस यही से तो क्वेश्चन बनेंगे। नया क्वेश्चन लाइए का क्या मतलब? अब मैं 5वां चरण पूछूं क्या, कि जीन पियाजे का 5वां चरण क्या था, जो कि है ही नहीं। जितना क्वेश्चंस है ना, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। और जब नए क्वेश्चन आते हैं ना, आप ही लोग हैं जो बोलेंगे कि ओएसएससी ने आउट ऑफ सिलेबस डाला। इतना भी नए क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए। आज हम करेंगे सीसीई, इसके बारे में कुछ एमसीक्यू, ठीक है। कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखिए, सीसीई की सबसे पहले सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा कब की गई? 1987, 1999, 1986, 1954। सीसीई की सबसे पहले सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा 1986 में की गई थी, ठीक है। सीसीई को सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया? एनसीईआरटी, सीबीएसई, सीएचएसई या बीएसई? तो सीसीई को सर्वप्रथम सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया। अगर आप सीसीई के बारे में देखेंगे ना, 3 साल पहले अगर आप कोई वीडियो देखेंगे, 3 साल पहले का वीडियो, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। आज का भी कोई किसी का वीडियो देखेंगे तो यही क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो सीसीई है वही तो क्वेश्चन में आएगा। अब नया क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना, या फिर बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। सीसीई जैसे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसमें क्या है, व्यापक दृष्टिकोण से मूल्यांकन होता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास उसका लक्ष्य होता है। तो सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। भावात्मक हो, चाहे ज्ञानात्मक हो, चाहे क्रियात्मक हो, मनोगत्यात्मक हो, कोई भी हो, सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। निम्न में से क्या सीसीई का उद्देश्य नहीं है? छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ये तो उसका मुख्य उद्देश्य है। छात्रों पर पड़ने वाले परीक्षा के दबाव को कम करना, ये भी उसका उद्देश्य है, कि छात्रों पर जो परीक्षा का दबाव पड़ता है उसको कम करना, उनको प्रेशराइज कम करना। केवल अंक प्रदान करना, जब भी आपको केवल दिखे, ये केवल जो है बहुत नेगेटिव होता है, ठीक है। कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हो जैसे कि उद्देश्य नहीं है और केवल दिख जाए तो यही सही होगा। केवल अंक प्रदान करना, ये कभी भी सीसीई का उद्देश्य नहीं है। छात्र का शैक्षिक व सह शैक्षिक मूल्यांकन करना, ये सीसीई का उद्देश्य है। छात्रों का शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ सह शैक्षिक यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज, उनका भी मूल्यांकन करना। सीसीई में होने वाले कुल रचनात्मक मूल्यांकनों की संख्या। तो सीसीई के अंतर्गत क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है, उसके बाद संकलनात्मक मूल्यांकन होता है,
फिर उपचारात्मक मूल्यांकन भी होता है, निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है। तो पूछा गया है कि सीसीई में होने वाले कुल रचनात्मक मूल्यांकनों की संख्या 2, 4, 3 या 1। स्कूल्स में क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन जो एफए बोलते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो कुल रचनात्मक मूल्यांकनों की संख्या 4, FA1, FA2, ठीक है, ऐसे 4 होते हैं। सीसीई में होने वाले कुल योगात्मक मूल्यांकनों की संख्या 2, 4, 3 या 1। रचनात्मक मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो 4 होते हैं, और योगात्मक मूल्यांकन जो समेटिव असेसमेंट होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, SA1, SA2। सीसीई किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीसीई बल नहीं देता है। ठीक है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, इसमें भी वो बल नहीं देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य, इस पर भी बल नहीं देता है। तो बल किस पर देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। पहले तो सीखने को किस प्रकार अवलोकन किया जाए, निरीक्षण किया जाए, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, कैसे सीख रहा है, क्या क्या मेथड्स अप्लाई किया जा रहा है, इन सब का रिकॉर्ड। उसके बाद क्या क्या उसमें सुधारना चाहिए, क्या क्या सुधार लाना चाहिए। ठीक है, इन पर बल देता है सीसीई। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सीसीई द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। सीसीई, हम अभी सीसीई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, सीसीई द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सीसीई द्वारा। बोर्ड परीक्षा द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, गृह परीक्षा में भी हम बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। सिर्फ लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा भी हम बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। लेकिन अगर सीसीई के द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन करें लगातार कुछ समय अवधि के दौरान और व्यापक तरीके से उनका मूल्यांकन करें, तो वो बच्चों का सर्वांगीण विकास होने में मदद होगा। इसीलिए बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सीसीई द्वारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, ये दोनों हैं। संज्ञानात्मक क्या है, जिसको स्कोलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है। और सहसंज्ञानात्मक क्या होता है, को स्कोलास्टिक, जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं। तो इन दोनों का ही मूल्यांकन होता है, संज्ञानात्मक का भी, सहसंज्ञानात्मक का भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीसीई के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये सही है, विद्यालय में होता है सीसीई। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, ये सही है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है सीसीई में। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, ये भी सही है, सीसीई जो है विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीसीई से संबंधित नहीं है? इसे भारतीय शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये संबंधित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये संबंधित नहीं है।
यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह भी सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह भी सही है। कभी भी सीसीई या फिर कोई भी मूल्यांकन हो, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लीजिए, समेटिव असेसमेंट लीजिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट लीजिए, ठीक है, कभी भी बच्चों को जो है धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होते हैं। बच्चों को वर्गीकरण करना एक नेगेटिव बात है, ठीक है, इसीलिए कभी भी इस पर शिक्षक जो है ध्यान केंद्रित नहीं करता है कि बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना। सीसीई इससे संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से ड्यास को बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा, शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा, बच्चों के बीच प्रतियोगिता, बच्चों के बीच एकेडमिक उत्कृष्टता। सीसी का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चों के बीच जो है मतलब एकेडमिक स्तर पर वो कितना उत्कृष्टता दिखा रहे हैं, ये सीसी का उद्देश्य नहीं होता है। सीसी ये भी नहीं कहता है कि शिक्षकों के बीच कंपटीशन चले, कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है, या फिर बच्चों के बीच भी कंपटीशन नहीं होता है कि कौन किससे ज़्यादा कर रहा है। सीसी किसको बढ़ावा देता है? समावेशी शिक्षा को, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक ही कक्षा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? सत्र की शुरुआत और अंत में मूल्यांकन आयोजित करना, समय की अवधि में बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, शिक्षणों में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होना, बच्चों को समय समय पर लिखित परीक्षा देना। यह पूछा है कि सबसे प्रभावी तरीका क्या है, यानी कि जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा। बच्चों को समय समय पर लिखित परीक्षा देना। अब समय समय पर अगर हम लिखित परीक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा, सफल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। शिक्षणों में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होना, केवल देखते ही आप उसको काट दीजिए, ठीक है, नेगेटिव है। अगर हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दें तो क्या किसी बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सत्र की शुरुआत और अंत में मूल्यांकन आयोजित करना। सत्र की जो शुरुआत है, सेशन का स्टार्टिंग है, उसमें एक परीक्षा, अंत में एक परीक्षा, इसमें भी सतत व्यापक नहीं होता है। ये तो सतत हुआ ही नहीं, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, बस स्टार्टिंग में एग्जाम है, एंडिंग में एग्जाम है, तो ये भी नेगेटिव है। सही क्या है? समय की अवधि में बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, यानी कि समय समय पर बच्चों का आकलन होना चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका ना अपनाकर विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। कभी लिखित परीक्षा हुआ, कभी मौखिक परीक्षा हुआ, कभी अवलोकन हो गया, कभी निरीक्षण हो गया, कभी साक्षात्कार हो गया, ठीक है। तो समय की अवधि में बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, इसे करने से क्या होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सफल हो पाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है यानी कि अभी नेगेटिव पॉइंट छांटना है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह स्कूल आधारित मूल्यांकन है। नैदानिक मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है। इसमें छात्रों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन देखिए, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। यह स्कूल आधारित मूल्यांकन है, ये भी सही है। इसमें छात्रों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। नैदानिक मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सीसीई में सतत और व्यापक मूल्यांकन में नैदानिक मूल्यांकन शामिल है। कहाँ बच्चों की कठिनाई है और कहाँ समस्या है, उसको पहचान कर उसका दूरीकरण किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। तो नैदानिक मूल्यांकन सीसीई में शामिल है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन का हिंदी शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अधिगम का विस्तार, निदानात्मक, उपचारात्मक, यह सभी। तो हिंदी शिक्षण कहिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट का शिक्षण कहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम का विस्तार भी होता है, निदानात्मक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा यह सभी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। टीजीटी हिंदी ओडिशा नाम है टेलीग्राम का। ठीक है। शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह वर्ष पर्यंत चलता है। ये सही है, वर्ष पर्यंत चलता है। संकलनात्मक मूल्यांकन है, ये भी सही है। सीसीई के अंतर्गत संकलनात्मक मूल्यांकन आता है। यह रचनात्मक मूल्यांकन है, ये भी सही है। वर्ष में एक बार ही होता है, ये गलत है। सीसीई जो है, जो ए ऑप्शन देखिए, वर्ष पर्यंत चलता है तो वर्ष में एक बार ही कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है पूछा है तो क्या हो जाएगा? वर्ष में एक बार ही होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। मूल्यांकन के प्रकार में निर्माणात्मक आता है जिसे फॉर्मेटिव कहते हैं, योगात्मक भी आता है जिसे समेटिव कहते हैं, सीसीई तो पढ़ ही रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मानक जो है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नया, इसको तोड़ मरोड़ के नया नहीं किया जाता है। निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है, इसमें भी अभी नेगेटिव पॉइंट को छांटना है। छात्रों में एकता का निर्माण करना, शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। मूल्यांकन का कार्य नहीं है पूछा है। शिक्षण का मापदंड निर्धारित करना ये मूल्यांकन का कार्य है। छात्र की मानसिक स्थिति, विषयगत कमजोरी की जानकारी, ये सब भी मूल्यांकन का कार्य है। छात्रों में एकता का निर्माण करना ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है। मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता है कि छात्रों में एकता बनी रहे। ठीक है, ये छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। छात्र का जो व्यक्तिगत स्तर पर जो भी संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, ठीक है, शैक्षिक, उन सभी के लिए, उनके बीच में एकता लाने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मूल्यांकन से अभिप्राय है, यहाँ पर अभी पॉजिटिव पॉइंट को छांटना है। छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन, स्वाध्याय परीक्षण करना। यहाँ जो लिखा है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बुद्धि का पता लगाना, ये दोनों क्या हो जाएगा? आकलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आकलन। लेकिन मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? सी ऑप्शन सही होगा। छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन। छात्र कहाँ तक सफल हुआ है और जहाँ वो असफल हुआ है, क्यों असफल हुआ है, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? मूल्यांकन में। सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? सत्रांत यानी कि सेशन के एंडिंग में। रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। सत्रांत पर क्या किया जाता है? समेटिव असेसमेंट होता है, जिसे योगात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव पॉइंट को देखिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ये नेगेटिव है। सतत मूल्यांकन के उद्देश्य से ये नेगेटिव है। ठीक है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार,
ये सही है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो यहाँ पर अगर देखें आप, सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है। इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है निदान, वर्गीकरण, निर्देशन करना, ज्ञान की जांच एवं विकास की जांच, उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? निदान भी होता है, वर्गीकरण भी आप कर सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण इस उद्देश्य से नहीं किया जाएगा कि बच्चों में तुलना की जा सके। ठीक है, ये प्रतिभाशाली है, वो मंदबुद्धि है, वो सामान्य है, ऐसा तुलना करने के लिए वर्गीकरण नहीं। वर्गीकरण क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है उसी हिसाब से खुद को तैयार कर सके कि जो बालक कुछ पिछड़े स्तर के हैं उनके लिए कुछ अपनी विधियों में चेंजेस ला सके। ठीक है, उसके बाद है निर्देशन करना। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि केवल निर्देशन करना तो गलत हो जाता। ज्ञान की जांच करना, विकास की जांच करना, कहाँ तक विकास हुआ है, उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई है, ये सब क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। और देखिए, पेडागोजी के लिए बहुत सारे चैनल में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर तरह के क्षेत्र से टीचर्स पढ़ाते हैं। आप सभी का वीडियो देखिए, सभी में कोई ना कोई आपको नया नया क्वेश्चन मिलेंगे। सभी का आप लोग कलेक्शन कीजिए अगर आपको नए नए क्वेश्चन चाहिए। मैं ये तो नहीं कहती कि मेरे ही वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाएगा या फिर यहीं सब कुछ दिया हुआ है। सभी का वीडियो देखिए, सबसे जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है उसको आहरण कीजिए, नोट्स बनाइए ताकि आपको नए नए चीज़ें पता चलें। ठीक है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? शिक्षण का, पुनर्बलन का, अधिगम का, या इनमें से कोई नहीं? मूल्यांकन जो है शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। अब पुनर्बलन क्या है ये आप लोग बताइए। आप लोगों ने बीएड किया हुआ है, ओएस्टेट पास किया हुआ है, आरएसटी का एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं। बताइए कि पुनर्बलन क्या होता है। और देखिए, जो मैंने बोला कि बिहार, उत्तर प्रदेश सभी से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि वो कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। सेम टॉपिक से पेडागोजी के वही जीन पियाजे, वही वाइगोस्की, वही कार्ल रोजर, वही असेसमेंट इवैल्यूएशन, वही टॉपिक्स को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए सभी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है: अधिगम की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान हैं ये उपर्युक्त सभी होगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? बी ऑप्शन होता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। उसके बाद होता है ए ऑप्शन अधिगम की योजना बनाना। उसके बाद होता है सी ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन क्या है? ठीक है, बच्चों को लेबल और वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति है। बच्चों में सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना चाहिए। सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। अगर इस चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है? डी ऑप्शन, सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। मूल्यांकन क्या है? सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी फीडबैक का काम करता है। यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाता है, ये तो गलत है। छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, ये भी गलत है। कभी भी छात्रों में तुलना नहीं किया जाना चाहिए। यह छात्रों में भय और तनाव पैदा करता है।
तो भय और तनाव मूल्यांकन कभी भी पैदा नहीं करता है। तो मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होगा कब होगा? जब यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी फीडबैक का काम करेगा। ठीक है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, या ए और सी। यहाँ पर पूछा है सीसीई का उद्देश्य। उद्देश्य क्या होगा? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ये सही है। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, ये भी सही है। ये तो ए और सी हो जाएगा आंसर। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, यानी कि सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, हर महीने परीक्षाएं लेना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिदिन परीक्षाएं लेना सतत मूल्यांकन नहीं है। हर महीने परीक्षाएं लेना ये भी सतत मूल्यांकन नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना ये भी सतत मूल्यांकन नहीं है। वो किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसी को निरंतर अवलोकन करते रहना, ये सतत मूल्यांकन नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो बच्चों के जो परीक्षा संबंधी भय होता है उसको समाप्त करना क्या है? सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है।